हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक के बारे में जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इनको एजुकेशन साइकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। मतलब शिक्षण मनोविज्ञान का पिता भी इनको कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मनोविज्ञान सब्जेक्ट होता है वो बहुत ही वाइड होता है, बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन हमें अपने एग्ज़ाम के लिए पूरा मनोविज्ञान पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें केवल शिक्षण मनोविज्ञान पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो हम आज पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक के बारे में जिनका नाम है ए.एल. थॉर्नडाइक। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके इनके सिद्धांत के बारे में और इन्होंने प्रयास का जो नियम दिया है उनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको जीन पियाजे और इवान पावलोव से संबंधित सिद्धांतों की थ्योरी करवा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम ए.एल. थॉर्नडाइक की लर्निंग थ्योरी। मतलब इन्होंने जो सीखने के जो नियम बताए हैं आज हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो ए.एल. थॉर्नडाइक हैं वो एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक होते थे वो क्या होते थे, वो जो टीचर को क्या मानते थे, एक्टिव मानते थे, और जो स्टूडेंट होता था, जो बच्चा होता था, उसको एक्टिव नहीं मानते थे। मतलब उनका ये कहना था कि मतलब जो टीचर होगा वो ही बच्चे को सिखा पाएगा, बच्चा अपने आप कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए बाद में आकर इनके जो सिद्धांत थी उनकी आलोचना भी होती थी। ठीक है, देखो इनको जो ए.एल. थॉर्नडाइक हैं इनको शिक्षण मनोविज्ञान या जिसको हम एजुकेशन साइकोलॉजी कहते हैं उनका जनक भी माना जाता है। ठीक है, और इन्होंने एक महत्वपूर्ण अपनी किताब लिखी है। इन्हीं किताब का नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी। मतलब इनकी बुक का नाम भी एजुकेशन साइकोलॉजी ही है। और एक बुक इन्होंने और लिखी है जिसका नाम है एनिमल इंटेलिजेंस। ये दोनों बुक एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो ये दोनों बुक किसने लिखी है? ए.एल. थॉर्नडाइक ने। चलिए इनके सिद्धांत के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि इनके सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है, जैसे प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इनकी थ्योरी को एस.आर. थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है और इनकी थ्योरी को और इनके सिद्धांत को संबंधवाद के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर कितने नाम आ गए इनके सिद्धांत के? 3-4-5 नाम आ गए भाई। प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत जिसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहते हैं, एस.आर. थ्योरी भी इनके सिद्धांत का नाम है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, और संबंधवाद का सिद्धांत। ठीक है, और देखिए इतने महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक थे ये शिक्षा के क्षेत्र में कि सीखने के जो नियम हैं वो भी सबसे पहले ए.एल. थॉर्नडाइक ने दिए थे। मतलब सीखने के जो नियम हैं जो इन्होंने बताया था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान किस प्रकार से सीखता है, तो वो सीखने के नियम भी सबसे पहले ए.एल. थॉर्नडाइक ने ही दिए थे। तो समझ गए आप यहाँ तक इनके बारे में? दोस्तों, जो ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक होते थे, ये लोग क्या करते थे, ये जितने भी अपने एक्सपेरिमेंट करते थे वो सब जानवरों के ऊपर करते थे। ठीक है, कोई भी सा मनोवैज्ञानिक कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कोई बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कोई चूहे के ऊपर कर रहा है। तो इसलिए जो ये व्यवहारवादी होते थे ये सब क्या करते थे, ये जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहते थे और उसके बाद जो परिणाम निकल कर आते थे उनका लर्निंग में प्रयोग किया जाता था। तो इस वजह से भी जो ये व्यवहारवादी थे इनके जो सिद्धांत थी उनकी आलोचना होती थी। क्यों आलोचना होती थी? कि भाई एक्सपेरिमेंट तो ये जानवरों के ऊपर करते हैं और फिर उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करते हैं लर्निंग के थ्योरी में। लेकिन भाई यहाँ पर भाई जानवर और मनुष्य में कुछ अंतर तो होता है ना सोचने का। तो इसी वजह से इनके जो सिद्धांत होते थे उनके सिद्धांतों की क्या होती थी, उनके सिद्धांतों की आलोचना भी समय समय पर होती रहती थी। ऐसे ही जो ए.एल. थॉर्नडाइक हैं ये बहुत महान मनोवैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं, एक तरह से एजुकेशन साइकोलॉजी के ये फादर हैं। तो लेकिन समय समय पर इनके भी क्या हुआ, इनके भी सिद्धांत की आलोचना हुई। अब इनके
मतलब जो इन्होंने अपना ट्रायल एंड एरर का जो एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब प्रयत्न और त्रुटि के सिद्धांत का जो एक्सपेरिमेंट किया था, चलिए अब उसके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक बिल्ली को बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, बॉक्स के अंदर इन्होंने बिल्ली को बंद कर दिया और उस बॉक्स का नाम था पजल बॉक्स। ठीक है, तो इन्होंने देखिए यहाँ पर एक बिल्ली है और बिल्ली को क्या कर दिया है, बॉक्स के अंदर बंद कर रखा है। बिल्ली किसके अंदर बंद है, पिंजरे के अंदर बंद है। और जो ये बॉक्स है, इस बॉक्स का नाम है पजल बॉक्स। ठीक है, समझ गए आप इसके बारे में कि बॉक्स का क्या नाम है, पजल बॉक्स। अब इन्होंने क्या किया कि इसको, बिल्ली को पिंजरे के अंदर बंद रख कर मतलब बंद करने के बाद कई दिन तक उसको क्या नहीं दिया, कई दिन तक उसको इन्होंने खाना नहीं दिया। ठीक है, बहुत समय बाद क्या हुआ, बिल्ली को मतलब पिंजरे में बंद रखने के बाद काफ़ी दिन बाद इन्होंने क्या किया, उसके सामने एक मतलब बिल्ली के सामने पिंजरे के बाहर एक मांस का टुकड़ा रखा। या देखो ये रखी हुई है, एक फिश रखी हुई है, मांस का टुकड़ा रखा हुआ है। ठीक है, ये मांस का टुकड़ा यहाँ पर इन्होंने रख दिया। अब बिल्ली तो भाई बहुत दिनों से भूखी थी, बिल्ली तो क्या थी, बिल्ली बहुत दिनों से भूखी थी। अब जैसे ही उसने मांस का टुकड़ा देखा पिंजरे के बाहर, उसने प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो मांस का टुकड़ा बिल्ली के लिए क्या हुआ, मांस का टुकड़ा हुआ बिल्ली के लिए स्टिमुलस, उद्दीपक। और उस उद्दीपक को देखकर बिल्ली ने क्या करना शुरू कर दिया, बिल्ली ने अनुक्रिया मतलब रेस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। कभी पिंजरे में इधर उधर दौड़ती, कभी ऊपर चढ़ती, कभी उछलती। ठीक है, तो इस तरह से बिल्ली ने क्या करना शुरू कर दिया, रेस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या हुआ, पिंजरा नहीं खुला। बिल्ली बार बार क्या करती गई, बार बार प्रयत्न करती रही, कोशिश करती रही, और कभी ऊपर उछलती, कभी इधर भागती, कभी उधर भागती। मतलब वो ट्राई करती रही, बार बार ट्राई करती रही, लेकिन पिंजरा नहीं खुला। लास्ट में आके क्या हुआ, पिंजरे में अंदर एक बटन था। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको ये बटन, ये बटन था। तो जो बिल्ली का पैर था वो किसी प्रकार से इस बटन पर चला गया और क्या हुआ, पिंजरा खुल गया। ठीक है, पिंजरा खुल गया और बिल्ली ने क्या किया, अपना जो उसका भोजन था उसको प्राप्त कर लिया, उसको खा लिया, मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल कर आया, यहाँ से ये निष्कर्ष निकल कर आया कि कोई भी इंसान अगर बार बार किसी कार्य को कर रहा है और वो बार बार क्या हो रहा है, असफल हो रहा है, बार बार उससे गलतियाँ हो रही है, लेकिन वो फिर गलती करता है, फिर दोबारा से उस कार्य करता है, गलती करता है, फिर दोबारा से उस कार्य करता है, और अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकल कर आया कि जो मनुष्य जो है वो गलतियों से सीखता है। ठीक है, समझ गए आप इस बारे में कि जो गलतियाँ होती हैं वो लर्निंग प्रोसेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने यहाँ से क्या नियम निकल कर आया, त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत। ठीक है, समझ गए आप, कौन सा नियम निकल कर आया, त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत का प्रयोग लर्निंग में बहुत ज़्यादा किया जाता है। जो थॉर्नडाइक का ये सिद्धांत है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये सिद्धांत का प्रयोग शिक्षा में बहुत ज़्यादा किया जाता है। क्यों किया जाता है कि भाई छोटा बच्चा है, क्या करेगा, गलती करेगा और उन गलतियों से तो सीखेगा। इसलिए इन्होंने क्या कहा है कि जो बच्चे की गलतियाँ होती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इन्होंने बच्चे की गलतियों को बहुत महत्वपूर्ण माना है। आइए अब बात कर लेते हैं इनके नियम के बारे में। इन्होंने जो सीखने के नियम दिए हैं उनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। आई होप आप यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों के बारे में। इन्होंने जो सीखने के नियम दिए हैं उनके बारे में हम एक एक करके बात कर लेते हैं। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम, थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ लर्निंग, मतलब इन्होंने सीखने के कौन कौन से नियम दिए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, थॉर्नडाइक ने सीखने के 2 नियम बताए हैं। कितने नियम बताए हैं, 2 नियम बताए हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ठीक है, एक प्राथमिक नियम और एक द्वितीयक, या जिनको गौण नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। जो प्राथमिक नियम है ये भी 3 प्रकार के हैं, मतलब ये भी
3 नियम दिए हैं प्राथमिक में। जो प्राइमरी लॉ हैं, जो प्राइमरी रूल्स हैं, वो भी कितने हैं? 3। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। जैसे कि तत्परता मतलब अगर हम किसी कार्य के लिए तत्पर हैं तो हम उसको क्या कर पाएंगे? बहुत ही अच्छी प्रकार से सीख पाएंगे। जैसे सीखने के लिए मतलब हम तत्पर हैं, बिल्कुल हमारे अंदर ये है कि हाँ नहीं भाई हमें ये चीज़ सीखनी है, हम इस चीज़ को सीख कर ही रहेंगे। जैसे कि हम यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ गया और इसकी तैयारी में लग गए हम जी जान से, और अपने मन में मतलब क्या निश्चय कर लिया है कि नहीं अब हमें सीखना है और पढ़ाई करनी है अच्छे से और यूपी टेट का एग्ज़ाम निकालना है। तो हम क्या हो गए? तत्पर हो गए उसके लिए, ठीक है, हम एक्टिव हो गए उस चीज़ को लेकर। हम क्या हो गए? एक्टिव हो गए। तो जब हम किसी चीज़ के लिए रेडी होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं, तो वो कौन सा नियम होता है? वो होता है हमारा तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, समझ गए आप इसके बारे में। नेक्स्ट है हमारा अभ्यास का नियम। ठीक है, अब हमने किसी चीज़ को करने का निश्चय तो ले लिया कि नहीं भाई हमें ये चीज़ करनी है, बस किसी भी हाल में, बस हमें अब की बार यूपी टेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है। लेकिन उसके लिए फिर हमने क्या करना शुरू कर दिया? पढ़ाई करनी शुरू कर दी। ठीक है, अभ्यास करना शुरू कर दिया, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करने लगे, मॉक टेस्ट लगाने लगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर करने लगे, थ्योरी पढ़ने लगे। तो हमने क्या करना शुरू कर दिया? अभ्यास करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा किसका नियम हो गया? अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज हो गया। समझ गए आप इसके बारे में। नेक्स्ट है हमारा प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। ये क्या है कि इससे क्या होगा कि इफेक्ट पड़ेगा किसी भी चीज़ का। अगर हमारा सीखने का माहौल अच्छा है, हम अच्छी प्रकार से सीख रहे हैं, तो हमारी पढ़ाई पर क्या पड़ेगा? पॉजिटिव पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। और अगर हम अच्छी प्रकार से नहीं सीख पा रहे हैं, हमको सोर्स नहीं मिल पा रहे हैं अच्छी प्रकार से सीखने के, तो हमारी पढ़ाई पर क्या होगा? इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो ये समझ गए आप इस नियम के बारे में कि लॉ इफेक्ट क्या होता है? इसके दोनों प्रभाव होते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। ठीक है दोस्तों, ये जो पुनर्बलन रेनफोर्समेंट का टॉपिक है वो भी यहीं से निकल कर आया है। क्या कि अगर मतलब सीखने का जो हमारा नियम है वो हमारा पॉजिटिव है तो हमें क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा। और अगर हमारा इफेक्ट क्या है? नेगेटिव है, तो हमें क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी यहीं से निकल कर आता है, इसी नियम से। ठीक है, इफ लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव के नियम से ही पुरस्कार और दंड का कंसेप्ट भी निकल कर आता है। तो समझ गए आप इनके तीनों नियम के बारे में। और जो ये तीनों नियम ही है, मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन तीनों नियम से ही पूछे जाते हैं। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। आइए अब जान लेते हैं इनके सेकेंडरी लॉ, या जिनको हम द्वितीयक नियम या गौण नियम या पूरक नियम के नाम से भी जानते हैं। सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। देखिए फ्रेंड्स, ये इनके जो ये नियम है सेकेंडरी लॉ, ये ज़्यादा फेमस नहीं हो पाए थे। ज़्यादा फेमस नहीं होने का इनका एक ही रीज़न था, क्योंकि इनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो फर्स्ट वाले नियम में हो जाता है। जैसे अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि बहुविध प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। तो जैसे देखो बिल्ली ने क्या करा था? बिल्ली क्या थी? पिंजरे के अंदर बंद थी। उसके सामने जब मांस का टुकड़ा रखा गया तो उसने क्या करा? मल्टीपल रेस्पॉन्स किया उसको पाने के लिए। कभी उछली, कभी कूदी, कभी पिंजरे में इधर सिर मारा, कभी उधर मारा। तो उसने क्या करा? अपने स्टिमुलस को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या किया? मल्टीपल रेस्पॉन्स किया। तो फर्स्ट हो जाता है हमारा बहुविधि प्रतिक्रिया का नियम। जब हम किसी एक चीज़ को पाने के लिए कई प्रकार से प्रतिक्रिया देते हैं तो वो हो जाता है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। ठीक है, समझ गए आप इसके बारे में। सेकंड है मानसिक स्थिति या दृष्टिकोण का नियम, लॉ ऑफ मेंटल सेट एटीट्यूड। ठीक है, अब एटीट्यूड में भी क्या होता है? एटीट्यूड भी अब आप लोग जानते हैं कि दो तरह के एटीट्यूड होते हैं। एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, एक होता है नेगेटिव एटीट्यूड।
ठीक है, समझ गए आप इस बारे में। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड को कैसे समझेंगे? मान लीजिए कि जैसे भाई बिल्ली क्या थी, भूखी थी, और जैसे ही उसने खाना देखा, स्टिमुलस देखा, उसने प्रतिक्रिया करनी शुरू कर दी। तो उसने खाने को लेकर कैसा एटीट्यूड दिखाया? उसने दिखाया पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। लेकिन अगर बिल्ली भूखी ना होती, उसका पेट भरा हुआ होता, तो उसके सामने चाहे आप कुछ भी ला कर रख देते, वो कोई रेस्पॉन्स ही नहीं करती, आराम से बैठी रहती। तो उस टाइम पर उसका एटीट्यूड कैसा होता? उसका एटीट्यूड होता नेगेटिव एटीट्यूड। ऐसा ही आपके उसमें हो जाती है बात कि अगर आप यूपी टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हो और आप तत्पर हैं उसके लिए, अंदर से तत्पर हैं, आपका एटीट्यूड जो है वो कैसा है? पॉजिटिव है, तो आप जी जान से मतलब मेहनत से तैयारी करोगे। और अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो आप क्या करोगे? अगर आपका मतलब मन ही नहीं है पेपर देने का, बस फॉर्म भर दिया दिखाने के लिए कि भाई हाँ, घर वालों को लगे कि भाई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, लेकिन मन है नहीं तुम्हारा पढ़ने का, कैसा एटीट्यूड है? नेगेटिव। तो आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। तो यही होता है हमारा मानसिक स्थिति या दृष्टिकोण का नियम, मतलब हमारा दृष्टिकोण कैसा है उस चीज़ के प्रति। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मेंटल सेट एटीट्यूड, मतलब हमारा जो मेंटल सेट है वो किस तरह से, मतलब हमारी मानसिक स्थिति किस प्रकार की हो गई है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, समझ गए आप इसके बारे में। नंबर 3 है कि तत्वों की प्रधानता का नियम। तत्वों की प्रधानता का नियम। अब इसमें भी क्या होता है? लॉ ऑफ एलिमेंट्स, मतलब लॉ ऑफ पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है किसी चीज़ को पार्ट में डिवाइड कर लेना, ठीक है, खंडीकरण कर लेना। हमने पढ़ा था ना पहले भी, हम क्या बोलते हैं कि सीटेट में पढ़ चुके हैं कि चंकिंग करके सीखना, किसी चीज़ को चंकिंग करके सीखना, खंडों में सीखना या टुकड़ों में सीखना, तो उस चीज़ को बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि अब आप अपने पेपर की तैयारी कर रहे हैं और आपने उसको डिवाइड कर लिया है कि भाई हमें सीडीपी इस तरह से तैयार करनी है, इंग्लिश इस प्रकार से तैयार करनी है, हिंदी इस तरह से तैयार करेंगे, और जो भी बाकी अब आपका मेन सब्जेक्ट है उसको हम यहाँ से पढ़ेंगे, इस तरह से नोट्स बनाएंगे। तो आपने क्या कर लिया? आपने एक तरह से उनको पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है, उनका खंडीकरण कर लिया, उसको उनके एलिमेंट्स बना लिए। तो इस तरह की लर्निंग भी हमारे लिए बहुत क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, समझ गए आप इसके बारे में। नेक्स्ट है समानता का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ एनालॉजी, या जिसको हम लॉ ऑफ एसिमिलेशन भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है? जैसे हम जीन पियाजे के टॉपिक में पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। तो वहाँ पर क्या होता है? किसी चीज़ को एज इट इज मान लेना या पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़कर सीखना, तो उसको बोलते हैं समानता का नियम। तो जो हमारे पास पूर्व ज्ञान है उसका और प्लस जो हम नया ज्ञान ले रहे हैं उसको एक साथ जोड़कर पढ़ना क्या कहलाता है? एसिमिलेशन कहलाता है। लॉ ऑफ एनालॉजी या समानता का नियम भी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों लास्ट है हमारा संबंधवाद का नियम। तो इसमें क्या करता है? मतलब संबंधवाद स्थानांतरण, मतलब जब हमें एक संबंध को स्थानांतरण कर लेते हैं, ठीक है, एक संबंध का किसी चीज़ का हम स्थानांतरण कर लेते हैं और उससे जब हम चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम संबंधवाद स्थानांतरण का नियम। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है। मोस्टली जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो प्राथमिक नियम से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ से जो प्राथमिक नियम है, जो प्राइमरी रूल्स हैं, यहाँ से हमारे जो हैं क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो प्राथमिक रूल हमारे 3 हैं: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको आज की जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छी प्रकार से वीडियो बनाकर लेकर आ सकूं। मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत ही आसान भाषा में आपके लिए वीडियो तैयार की जाए, जिससे कि आपको किसी प्रकार का मतलब थ्योरी को समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और जल्दी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी लेकर आएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।